यानी परमाणु त्रिज्या, उसके बारे में चलेंगे आज। परमाणु त्रिज्या क्या होता है और एटॉमिक साइज क्या होता है, बहुत ईजी है। जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, बिल्कुल वही एटम में भी होता है। सपोज कीजिए ये एटम के रूप में इसको कन्वर्ट कर दूं, अगर ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स, ये देखिए शेल बन गए, तब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक के केंद्र से, किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्रक के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्षा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, परमाणु का त्रिज्या बोलेंगे। और जिस तरह से किसी वृत्त का साइज, आकार उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है, जितना बड़ा त्रिज्या लेके आप वृत्त खींचेंगे उतना बड़ा वृत्त होगा, उसी तरह से किसी परमाणु का आकार जो है, साइज जो है, वो भी उसके त्रिज्या पर ही निर्भर करता है। जितना अधिक परमाणु का त्रिज्या होगा उतना ही अधिक परमाणु का साइज होगा, एटॉमिक साइज होगा। ठीक है, तो डिफिनेशन समझ गए होंगे क्या है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस लेके चलते हैं हिंदी परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी तत्व के परमाणु के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्षा को मिलाने वाली रेखा को या जोड़ने वाली रेखा को हम क्या करते हैं, परमाणु की त्रिज्या करते हैं, यानी एटॉमिक रेडियस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछता है जिसको हम लोग ट्रेंड के नाम से जानते हैं, कि अगर पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में, आवर्त जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी आवर्त पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु के त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सपोज कीजिए जैसे आप जानते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब एक ही पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, और ये सब के सब तीसरे पीरियड जो है आवर्त उसके एलिमेंट है। अब अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताए ये किसमें सबसे अधिक साइज किसका है, परमाणु, किस परमाणु का त्रिज्या सबसे अधिक होगा, किस परमाणु का आकार सबसे बड़ा होगा, तो वो सब कैसे निकलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ ट्रेंड्स जो थ्योरी है वो याद करने होंगे। मैं समझा भी दूंगा क्या, कि अगर किसी जो पीरियड है, आवर्त है, उसमें बाएं से दाएं जाया जाए तो परमाणु का जो आकार है वो घटते जाता है, यानी परमाणु का त्रिज्या जो है वो घटते जाता है। क्यों घटते जाता है, हम लोग इसके लिए लेते हैं कुछ बोर्ड पे और देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक ही पीरियड का एलिमेंट है, तो सबका एटॉमिक नंबर यहाँ लिख दीजिए। 11 सोडियम का, 12 एल्यूमिनियम का, 13। आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है, ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन का नंबर 11 और प्रोटॉन का नंबर भी 11, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 12 और प्रोटॉन 12, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन 13 और प्रोटॉन 13। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट बढ़ते जाते हैं तो एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है। देखिए इसका 11 था, इसका 12 हो गया, 13 हो गया। वैसे भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया था ना कि एलिमेंट को किस बेसिस पे सजाया जाता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, यानी बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। तो इन सारे तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। अब चूंकि इसका परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है, इसलिए सब में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बढ़ते जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर 11, इसमें 12, इसमें 13। अच्छा, अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है, यानी समान परंतु विपरीत आवेश होता है, और जिसकी वजह से इस दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि विपरीत आवेश के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल कार्य करता है, और समान आवेश के बीच हमेशा रिपल्सन का फोर्स जो है यानी विकर्षण जो है बल वो कार्य करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे अपोजिट चार्ज होते हैं, इसकी वजह से चूंकि ये विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेश के बीच में क्या आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्या है कि
क्योंकि सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर 11-11 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जितना आकर्षण बल होगा उससे ज्यादा आकर्षण बल मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ चुका है। इसको समझने के लिए हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि दो छोटा छोटा मैग्नेट लीजिए, इसको चिपका दीजिए, चिपक जाएगा, उसको अलग कीजिए, आप देखेंगे आप इजीली अलग कर देंगे। लेकिन दो बड़े बड़े मैग्नेट को सटा दीजिए, आप फिर अलग कीजिए, आपसे अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ बढ़ चुका है, दोनों का जो मात्रा था वो बढ़ चुका। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर 11 है, इसके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उससे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, क्योंकि इसका नंबर बढ़ चुका है। उससे भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी परमाणु संख्या बढ़ेगा। परमाणु संख्या बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। और इसकी वजह से प्रोटॉन तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ऑटोमोस्ट जो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन वो तो ऑटोमोस्ट सेल में होते हैं बायटम कक्षा में। तो चूंकि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो आकर्षण बल बढ़ते जा रहा है, इसलिए हर केस में हर स्टेप में न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो ऑटोमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उसको अधिक ताकत से अपनी तरफ खींचते जाएगा। ठीक है, यानी सोडियम का प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन को जितनी ताकत से खींचेगा उससे अधिक ताकत से प्रोटॉन मैग्नीशियम का प्रोटॉन उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और उससे भी अधिक ताकत से एल्यूमिनियम का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जिसकी वजह से हर स्टेप में जो ऑटोमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो अपने बाह्यतम कक्षा सहित न्यूक्लियस के अंदर दबते जाता है, धंसते जाता है, और इस तरह से हर स्टेप में उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी आवर्त में किसी भी पीरियड में हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज डिक्रीज क्यों होते जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आए हैं, ग्रुप जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, अगर किसी वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो वहां पर क्या होता है कि एटम का रेडियस घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। अब थोड़ा सा इसका भी एग्जांपल लेते हैं। ये जो हम लोग लिखे थे वो क्या था, तो एक ही आवर्त में आने वाले एलिमेंट थे। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही वर्ग में आने वाले एलिमेंट को लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों जो है वो पहले वर्ग में आता है। ठीक है, सबसे ऊपर लिथियम हो रहा है तो हाइड्रोजन को छोड़कर, इसका सोडियम, इसका पोटेशियम। जरा इन सब का हम लोग एटॉमिक नंबर देखते हैं। इसका होता है 3, इसका होता है 11, इसका होता है 19। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ जो था हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते गया और एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होते गया। यहाँ जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहाँ भी परमाणु का जो संख्या है, परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है। तो परमाणु संख्या बढ़ते जा रहा है तो यहाँ भी एटम का साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एटम का साइज बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ने के बावजूद भी एटम का जो साइज है, एटम का जो रेडियस है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे सेम कंडीशन था तो एटम का रेडियस घटते जा रहा था, परमाणु का त्रिज्या घटते जा रहा था, और वही कंडीशन यहाँ भी है। तो यहाँ पे परमाणु का त्रिज्या बढ़ते जा रहा है। ये क्या कंडीशन है, तो देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना होगा। ठीक है, और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, हम लोग एक एक करके लिखते हैं। सोडियम का अगर चले हम लोग तो ये 10th के अकॉर्डिंग वाला उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसी से काम चल जाएगा, उसमें ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। इसका कन्फिगरेशन 281 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन 283 होता है। आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तीनों में जो शेल्स का नंबर है वो 3-3 ही है। इसमें भी 1-2-3 ही शेल है, इसमें भी 1-2-3 ही शेल है, इसमें भी 1-2-3 ही शेल है। लेकिन जरा इसमें लिख के देखते हैं हम लोग। ये लीजिए, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका होता है 2 और 1 KL, कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही शेल है। सोडियम की अगर बात करें इसमें होता है 2, 8, 1। देखिए इसमें सेल का नंबर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ MB लिख देते हैं, यहाँ MB लिखते हैं। तो लिथियम 2 ही सेल में सिमट कर रह गया, सोडियम 3 सेल में सिमट कर रह जाता है, और पोटेशियम जो है वो 2, 8, 8, 1। देखिए 4 सेल में सिमट गया, यानी 4 सेल आता है इसमें। यानी इसका इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं आप। ये थोड़ा सा दिखा देते हैं, 4 सेल बना के
4 से बन गया 1 2 3 4। इसमें 3 से 1 2 3। इसमें लिथियम में सिर्फ 2 सेल बनेगा 1 2। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको, इसमें तो सब में बराबर ही सेल आ रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा था। लेकिन अगर इसके केस में देखिए, जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं ऊपर से नीचे, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है। सही बात है कि लिथियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो 3, प्रोटॉन वो भी 3, सोडियम में इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन वो भी 11, और पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन 19 और प्रोटॉन वो भी 19। ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि लिथियम में इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा सोडियम में होगा और उससे भी ज्यादा पोटेशियम में होगा। तो यहाँ भी टॉप टू बॉटम आने से प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो उसके एटॉमिक शेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से खींचेगा। होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक चीज और ध्यान से देखेंगे कि इसमें कक्षाओं की संख्या मात्र 2 है, इसमें बढ़ गया 3 हो गया, इसमें 4 हो गया। तो क्या है कि इसमें ये 2 ही चीज कक्षा है, इसलिए इसका जो प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसमें, और वाइटल कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस कम है। ठीक है। लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें 3 कक्षा हो जाता है, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, क्योंकि कक्षा का जो नंबर है वो बढ़, इसमें 2 ही कक्षा था, इसमें 3 कक्षा है तो डिस्टेंस बढ़ गया। और अगर पोटेशियम की बात करें तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? बहुत इजी है। एक मैग्नेट ले लीजिए, बाहर मैग्नेट मान ले लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और एक ये पे आयरन पार्टिकल को, या आयरन का छोटा सा टुकड़ा जो है उसको रख लीजिए। मान लीजिए कि आयरन का टुकड़ा है, इसको देखें ये खींच लेगा। ठीक है भाई, खींच लिया, ये खींच लिया। लेकिन आप क्या कीजिए कि दूसरे स्टेप में इस आयरन का जो टुकड़ा था उसको दूर कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए अब इसको नहीं खींच पाएगा। सेम मैग्नेट और सेम आयरन का टुकड़ा है, एक कंडीशन में खींच रहा था, दूसरे कंडीशन में नहीं खींच रहा था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम था, सोडियम के केस में ये डिस्टेंस बढ़ गया, यानी इसमें जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हो गया, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया है। और उससे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है वो पोटेशियम के केस में हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। यानी सिंस जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे हर केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, और इस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से हर स्टेप में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो घटते जा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, जिसकी वजह से उस परमाणु के केंद्र में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से अपनी तरफ नहीं खींच पाता जिससे कि वो केंद्र की तरफ जा सके, और इस तरह से हर स्टेप में उसका जो साइज है वो बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट हम जाएं तो वहां पर क्या होता है कि एटम का जो रेडियस है वो डिक्रीज होते जाता है। लेकिन अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम आए तो वहां पर एटम का रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है, और एटम का रेडियस इंक्रीज होने से एटम का साइज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले बता दिया कि किसी भी एटम का साइज उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अब हम चलते हैं आगे, जिसका नाम होगा आयनन ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखते हैं यहीं पर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हिंदी में आयनन ऊर्जा। यह आयनन ऊर्जा क्या होता है? देखिए क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को उस तत्व के गैसीय अवस्था में निकालने के लिए जितना ऊर्जा उसमें देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो अपने आप नहीं निकलता, इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो परमाणु को ऊर्जा देना पड़ता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछता है
कि भाई अगर हम लोग, क्योंकि ट्रेंड हम लोग का है ना, तो ट्रेंड में क्या है कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़े तो बताइए कि आयनन ऊर्जा बढ़ेगा या घटेगा। कभी कभी ये डायरेक्ट थ्योरी पूछ दिया करता है, या कभी कभी जो है उस थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहले वाले में परमाणु त्रिज्या, अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों में सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होगा, तो क्या लिखेंगे आप? सोडियम। क्यों? क्योंकि थ्योरी क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का त्रिज्या घटते जाता है। तो घटते जाता है मतलब क्या? सोडियम सबसे बड़ा होगा, मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा एल्यूमिनियम होगा। तो आपको पूछ सकता है कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो एल्यूमिनियम। सबसे बड़ा कौन होगा, तो सोडियम। उसी तरह से इस केस में पूछ सकता है कि बताइए भाई कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो थ्योरी क्या बोलता है कि जब किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो परमाणु का त्रिज्या बढ़ते जाता है। तो सिंस परमाणु त्रिज्या टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ता है तो इस पोटेशियम सबसे बड़ा होगा, लिथियम सबसे छोटा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। चार जो ऑप्शन रहता है, चारों में तीन तीन का जो है अल्टरनेट करके आपको दे सकता है। जैसे कि लिथियम मान लीजिए, जो भी जिसे डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग दोनों तरह से, इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन दे देगा मान लीजिए कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इस तरह से सोन। ठीक है, तो इस तरह से चार ऑप्शन अलग अलग का देगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी दे सकता है इससे कि बताइए कि भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में सबसे अधिक आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। तो ये भी इसी थ्योरी पे काम करेगा। तो इसको पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या होता है आयनन ऊर्जा। तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब मान लीजिए सपोज कीजिएगा आप क्वेश्चन है कि भाई सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा। तो इसका थ्योरी बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं किसी आवर्त में तो आयनन ऊर्जा बढ़ते जाता है। आखिर ये क्या चक्कर है भाई। तो सुन लीजिए, इसका मतलब ये हुआ, क्या होता है समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे जैसे हम लोग, अगर इसी का एग्जांपल लें, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो एटॉमोस के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ताकत से अपनी तरफ खींचे हुआ है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही अधिक होगा उस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बदले में उतना ही ज्यादा एनर्जी देना होगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एनर्जी जब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करेगा, तोड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपको एक धागे से बांध दिया जाए और फिर दूसरी बार आपको एक रस्सी से बांध दिया जाए, तो किसको तोड़ने में आपको अधिक ताकत लगेगा? जाहिर सी बात है कि रस्सी को तोड़ने में अधिक ताकत लगेगा। धागे को आप इजीली तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि धागा में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता, मजबूती नहीं होता। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा कमजोर होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको उतना ही कम ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे कि धागा था तो आप इजीली कम ही ताकत लगा के तोड़ दिए, और उसी दूसरी केस में अगर आपको रस्सी से बांध दिया जाए तो बहुत ज्यादा ताकत आपको लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी देना होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी लगाना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो यूं ही ऑटोमोस सेल में पड़ा हुआ नहीं है। क्या है कि केंद्र के अंदर जो प्रोटॉन है वो उस ऑटोमोस सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचे हुआ है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना स्ट्रॉन्गर होगा, बदले में आपको उतना ही ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो सिंस लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर, बाएं से दाएं बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर स्टेप में बढ़ते जा रहा है, और इसलिए आपको क्या है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हर स्टेप में ज्यादा एनर्जी लगाना होगा। यानी सीधा सीधा मीनिंग हुआ कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है एलिमेंट का वो बढ़ते जाता है। अब हम चलते हैं कि भाई ग्रुप में क्या होता है। अगर किसी ग्रुप में, वर्ग में आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटते जाएगा। क्यों घटते जाएगा? बहुत इजी है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या है कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ते जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर बढ़ने के साथ साथ
जो ऑर्बिट्स हैं, कक्षा है, इसकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने की वजह से केंद्र के अंदर जो प्रोटॉन है वो और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। डिस्टेंस जितना ही अधिक होगा दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही घट जाएगा। और मैंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही कमजोर होगा, कम होगा, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बदले में उतना ही कम ऊर्जा देना होगा। तो सिंस टॉप टू बॉटम आने पे क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटते जाता है, क्योंकि जो कक्षाओं की संख्या है वो बढ़ते जा रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चूंकि कम हो जा रहा है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी हर स्टेप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो सीधा सीधा मीनिंग क्या निकला कि अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाया जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आया जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, अब अगला जो है वो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन प्रीति के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रीति मतलब क्या होता है, प्रीति मतलब होता है चाहत, इच्छा। किसकी इच्छा, इलेक्ट्रॉन की इच्छा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। तो सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो आयनन ऊर्जा का ठीक विपरीत है। कैसे, तो आयनन ऊर्जा में क्या था कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे और बदले में हम लोग परमाणु को ऊर्जा देते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इसमें किसी तत्व के परमाणु को हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन देते हैं और बदले में वो परमाणु हमें ऊर्जा देती है। तो कहने का मतलब है कि भाई जब हम लोग उसमें उस किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे तो परमाणु बदले में हमें ऊर्जा देगी। लेकिन कितना ऊर्जा देगी, तो ये डिपेंड करता है कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत कितनी है। यानी आप देखते होंगे, इसको हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई कभी कभी छोटी सी छोटी चीज आपको जब बहुत ज्यादा उसको जरूरत हो जाती है तो उसके लिए आप ज्यादा मूल्य चुकाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बड़ी से बड़ी चीज जिसको आपको जरूरत नहीं है, अगर कोई मुफ्त में भी देना चाहे तो आप जल्दी देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। तो किसी भी चीज का जो कॉस्ट है वो मांग पे डिपेंड करता है कि आपकी चाहत कितनी है उसके प्रति। आप देखेंगे कि कोई पेंटिंग बिक रहा है, जैसा पैसा आपको देखने में अजीब टाइप का पेंटिंग लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, आपको इच्छा हो गया लेने की, आप इसके लिए अधिक से अधिक मूल्य चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज के लिए चाहत आपके मन में जितनी होगी, आप उस चीज को पाने के लिए उतना ही ज्यादा मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पाने की जितनी अधिक इच्छा होगी, वह परमाणु उस इलेक्ट्रॉन के बदले में उतना ही ज्यादा ऊर्जा आपको देगा। यानी किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उसके गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन आरोपित करने पर बदले में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। अगर किसी पीरियड में, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा कैसे, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा इसका मतलब दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि उस तत्व के केंद्र में जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की चाहत ज्यादा है, और ऐसे कंडीशन में अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो बदले में आपको ज्यादा एनर्जी देगा। यानी अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाए तो तत्वों के परमाणुओं का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बढ़ते जाता है, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है। यानी परमाणु में के अंदर में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यानी उसका प्रोटॉन उसके एटॉमिक शेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ताकत से अपनी तरफ खींचता है, उतनी चाहत के साथ खींचता है। यानी चूंकि उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत ज्यादा होती है, इसलिए वो बदले में अधिक एनर्जी देने को तैयार होता है। लेकिन अगर वही चीज हम ग्रुप के लिए लें तो किसी वर्ग में, किसी ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होते जाता है। क्यों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है,
यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। कक्षाओं की संख्या बढ़ने की वजह से केंद्रक के अंदर जो प्रोटॉन है और ऑटोनॉमस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि बीच का डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है मतलब उसके केंद्रक में जो प्रोटॉन है वो ऑटोनॉमस शेल के इलेक्ट्रॉन को उतनी ताकत से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है, और चूंकि कमजोर हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब कह सकते हैं कि उसके प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन को खींचने की चाहत कम हो गई। और आप तो जानते हैं कि चाहत कम होगी तो ऐसा जो एटम है वो बदले में, उस इलेक्ट्रॉन के बदले में कम ऊर्जा रिलीज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। तो मोटे तौर पर हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो बढ़ते जाता है, और किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम आने पर जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो घटते जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनिक ऊर्जा जो है वो सब देख लिए। इसमें 4 टॉपिक और बचा हुआ है, तो उसको हम लोग अगले दिन, जैसे कि एक बचा हुआ आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता प्लस जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए काफी है।